हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी, ये जो सीरीज बन रही है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जेनरिक इलेक्टिव वाली जो आपकी बुक है ना सेमेस्टर 6 की, हाँ जी, उस बुक के लिए, मतलब सेमेस्टर 6 में जो आपकी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स वही है, और कोई सी बुक है ही नहीं आपकी। ठीक है, शुरू करते हैं। बीकॉम और बीए प्रोग्राम वालों के लिए बुक जो है वो एप्लीकेबल रहेगी, और हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी का। ठीक है, और चैप्टर शुरू करने से पहले भाई एक चीज इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी आपके लिए भी, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं पूरी बुक के, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल है, हाँ जी, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग जो है वो बहुत बेकार है, तो टेंशन मत लेना, कंप्यूटर टाइपिंग में है सारे के सारे नोट्स, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर देना और नोट्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में। फिलहाल हाँ, कॉल करने की कोशिश मत करना सर, क्योंकि कई बार होता है कि कॉल हमें नहीं लगता, या फिर क्या बोलते हैं आपका टाइम वो आप बिजी मिलते हो या फिर हम बिजी मिलते हैं, तो इस वजह से कॉल लग नहीं पाता, तो सारी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो आराम से, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बराबर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, जिसके अंदर हम एक बेसिक वीडियो बना चुके हैं कंजम्पशन और सेविंग की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले सिखा दिए हैं, मतलब ज्यादातर फॉर्मूले आपको सिखा दिए हैं। आपको मैंने बताया था इनकम क्या होता है, जो कभी जीरो नहीं होती, सॉरी इनकम नेगेटिव नहीं होती, जीरो होती है और लगातार बढ़ती जाती है। तो हमने इनकम के बारे में सीखा था, एएस के बारे में सीखा था, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में सीखा था, एमपीसी एमपीएस इन सब के बारे में सीखा था, एपीसी और एपीएस के बारे में सीखा था। सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो हमने बेसिक वीडियो कर ली है। और हाँ, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं सच में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए ध्यान से, वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये थोड़ी एडवांस लेवल की है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, वरना यहाँ पे लगभग मतलब कि मान लो 100 वीडियो बन जाएंगी इसी हिसाब से। अगर मैं अच्छा इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो फिर मतलब कि क्या बोलते हैं 20-25 वीडियो बनेंगी, तो आपका टाइम बर्बाद हुआ, तो इस वजह से। और मेरे को भी बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि मैं पहले एक चीज सिखा चुका हूँ वही चीज। ठीक है ना, आप सुनिए ध्यान से। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिक मैं क्लियर नहीं करवा रहा, मैं खाली जो 12वीं क्लास मतलब जो 12वीं क्लास का था ना वो क्लियर नहीं करवा रहा, मैं खाली अपर लेवल का चल रहा हूं, यानी कॉलेज लेवल का। अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सुनिए ध्यान से। भाई नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा मैं, ठीक है, मगर फिर भी आवाज आती है कुछ, उसको इग्नोर करना। ठीक है, हाँ सुनिए ध्यान से। 12वीं क्लास की जो बेसिक्स है ना, अगर किसी की क्लियर नहीं है, मैं पक्का बता रहा हूं सर, आपको पहले बेसिक्स क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां पे आपको खाली 51 वीडियो है, मतलब है तो ज्यादा, मगर आपको देखनी जो है वो 51 वीडियो तक है। ठीक है, यानी कि मैक्रो मतलब माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस से चालू करूंगा और बिल्कुल एंड तक जा रखा है, मतलब पूरी 12वीं के जो बेसिक्स है ना वो पूरी वीडियो बनी हुई है। तो पहले अगर आप उसको देख लोगे तो ये जो सारे कंसेप्ट है ये आपको दिमाग में अच्छे तरीके से घुसेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मतलब 10-15 मिनट की वीडियो होंगी, आप आराम से देखिए। सर 10-15 मिनट की वीडियो क्या है, अगर मेरे को पता है यार तुम चलाओगे बहुत ज्यादा ही, ठीक है, दुगनी स्पीड पे वीडियो लगा देते हो और देखना चालू, मतलब अगर आप दुगनी स्पीड पे देखते हो उस वीडियो को तो लगभग एक वीडियो 10 मिनट की पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब 20-20 मिनट की है, कुछ 10 मिनट की भी है, कुछ 5 मिनट की भी है, मतलब इस तरीके से वीडियो है। ठीक है, हाँ जी, तो अगर आप दोनों स्पीड पे देखते हो तो मतलब एवरेज माना जाए तो 10 मिनट की एक वीडियो बनेगी, और क्या वीडियो है, तो आप आराम से अगर 4 घंटा भी एक दिन में देखते हो, एक दिन में भी अगर 4 घंटे भी देखते हो तो आपकी 3 दिन में खत्म हो जाएगी लगभग। ठीक है, अगर आप 4 घंटे भी देखते हो तो 3 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी। तो भाई पेपर आ रहे हैं आराम से, तो मैं चाहता हूँ आप बेसिक्स के लिए करो, उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवा रखी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेना, सुना, आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी आपके लिए, जो सीरीज बन रही है ना ये जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। तो आपको 12वीं का अगर आप भूल चुके हो तो मैं बता रहा हूँ आपकी भलाई के लिए ऐसे ही है। ठीक है, हाँ जी, तो आपकी भलाई के लिए तो जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12वीं क्लास की, तो आपको पहले वो कवर करनी चाहिए, फिर उसके बाद इस पे आना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी। फिलहाल हल्का फुल्का जो कंसेप्ट होगा वहां से उठा के मैं यहाँ पे बता दूंगा, जो मेरे को लगता है भाई नेसेसरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं बता दूंगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ सर, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है ना, हाँ जी, तो कुछ चीजें हैं जो आपको वहां से सीखनी पड़ेगी, 12वीं की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो आपने 12वीं में सीखा ना ज्यादातर वही आता है। फिलहाल इतना भाई बहुत ज्यादा हो गया, टाइम वेस्ट कर दिया आपका। अब फिलहाल चलते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आज करने वाले हैं भाई दूसरा कंसेप्ट, जिसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम जीडीपी। आज हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला है ना इक्विलिब्रियम जीडीपी, अगर आप 12वीं क्लास की मेरी प्लेलिस्ट देख के आ गए हो वापस से, ठीक है, हाँ जी, तो 2 सेक्टर में आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बस आपको 3 सेक्टर वाला सीखना है और आपका चैप्टर खत्म पूरा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका भाई हूं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं 2 सेक्टर भी करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो।
फिलहाल चालू करते हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले इक्विलिब्रियम प्राप्त करने से पहले जो हमने पीछे सीखा था एक बार वो सीख लेते हैं। तो आपने कुछ टेबल सीखी थी भैया, याद है आपको? हाँ जी याद है भैया, ऐसे थोड़ी ना भूल सकते, आपने सिखाई और हम भूल जाए ना 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 ना, हम नहीं भूलते। सुनिए ध्यान से, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था वाई सी एस आई, उसके बाद हमने सीखा था ए डी और ए एस के बारे में, ठीक है? हमने ये सब चीज सीखी है। फिलहाल वाई मतलब होता है इनकम, इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती, जीरो से चालू होती है और लगातार बढ़ती है, जैसे 0, 50, 100, 150 और 200, इतना सिंपल भाई, ठीक है। अच्छा ये चीज बताऊं भाई, आज वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इस वीडियो में से आएगा पक्का, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरे उसकी सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली है। तो ध्यान से एक एक टॉपिक सीखना। हाँ जी शुरू करते हैं। कंजम्पशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कभी नेगेटिव होता नहीं, जीरो नहीं होता, किसकी वजह से? किनीज सर ने बोला है, मतलब कीन्स सर ने बोला है, ठीक है? हाँ जी शुरू करते हैं। तो मैंने माना था 60 और धीरे धीरे बढ़ाया था, मतलब इनकम अगर 50 रुपए से बढ़ रही है तो मैं कंजम्पशन 20 रुपए से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यानी अगली बार हो गया 80, अगली बार हो गया 100, अगली बार 120 और अगली बार 200 140, सॉरी, ठीक है? बात आती है सेविंग की। सेविंग आपको पता है जितना इनकम था मतलब उसमें से कंजम्पशन माइनस का तो आपकी सेविंग आ जाती है। तो ये आ गई माइनस की 60, माइनस के 30 और उसके बाद आ गया 0 और उसके बाद आ गया क्या? हाँ जी 150 में से 20 रुपए खा लिए, मतलब 150 मैंने कमाए थे, 120 रुपए मैंने खा लिए, तो मेरी सेविंग कितनी बची? 30। और 200 में से मैंने 140 रुपए खा लिए तो कितनी बची सेविंग? 60 रुपए। आसान है। ये मैंने कहाँ भी यूज करे ये फॉर्मूले मैंने आपको सिखा रखे हैं पहले से, याद है कुछ फॉर्मूले, जैसे कि AS इज इक्वल टू वाई, दूसरा Y इज इक्वल टू C प्लस में S, तीसरा मैंने सिखाया था AD के फॉर्मूले अलग अलग सेक्टर्स में। AD का फॉर्मूला क्या होता है? एक AD का फॉर्मूला होता है C प्लस में I, दूसरा ये तो 2 सेक्टर का है ना भाई, हाँ जी ये 2 सेक्टर का है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था AD का फॉर्मूला C प्लस I प्लस G, ये था 3 सेक्टर में। और उसके बाद मैंने आपको सिखाया था AD का फॉर्मूला क्या? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में M, ठीक है भाई? ये क्या उनसे था? ये था 4 सेक्टर में। आसान है ना? तो ये फॉर्मूले थे आपके एडी के फॉर्मूले। आगे चलता हूं भाई। इसके बाद मैंने आपको कुछ सिखाया था, हाँ जी ज्यादातर जो फॉर्मूले यूज होंगे 2 सेक्टर में ये वो वाला होगा। आगे चलते हैं। फिलहाल इसके बाद मैंने आपको सिखाए थे कुछ, हाँ एपीसी के फॉर्मूले। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला C बटे में Y, ठीक है? और एपीएस का फॉर्मूला होता है S बटे में Y, ठीक है? सेम इसी तरीके से एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, ठीक है ना? हाँ जी सेम इसी तरीके से एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, सिंपल तरह, ठीक। और एक हमने सीखा था एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। एक हमने सीखा था एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले हम सीख चुके हैं पहले से। और उसके बाद ही हाँ जी शुरू करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला और है कंजम्पशन का फॉर्मूला बता देता हूं। कंजम्पशन मतलब C, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C बार जमा में BY। आसान है? हाँ जी। Y मतलब इनकम, C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी जो स्टार्टिंग में कंजम्पशन होता है, इनकम के 0 लेवल पे कंजम्पशन होता है, उसे बोलते हैं C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। बताया था भाई, अगर ठीक से नहीं पढ़ रहे या तो ऑटो चलाओगे या फिर मोमोज बेचोगे, तो उसी से मिलकर बन गया ऑटो। मोमोज नहीं है, नोमस है, NOMOUS, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है? तो ये सब चीजें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, सिंपल था। इसके अलावा अच्छा ये जो B है, B मतलब क्या है? सुनिए, जो B लिखा हुआ है, B का मतलब होता है MPC। B मतलब क्या होता है? MPC। अच्छा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद है S मतलब सेविंग। तो सेविंग कैसे निकलता है? ये निकलता है S बार जमा में 1 माइनस में BY, ठीक है? आगे बता देंगे, वरना आप याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार चेक कर लो भाई, आपको दिख रहा है वीडियो में? नहीं दिख रहा? चलो सारा का सारा दिखाई दे रहा है, गजब। शुरू करें भाई। फिलहाल तो ध्यान से इतना नोट कर लेना, ये फॉर्मूले हैं। फिलहाल बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था फिक्स रहती है हमेशा। तो एक बार अगर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट 60 रुपए, तो हमेशा कितनी रहेगी? 60। आसान है? हाँ जी। अब बात आती है एडी की। एडी का फॉर्मूला आपने अभी भी सीखा, C प्लस में I। तो ये रहा C कंजम्पशन और ये रहा I, जोड़ दो 60 और 60 120, 60 मतलब 80 और 60 140, फिर 160 180 और उसके बाद 200। AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलती है? Y इक्वल टू C प्लस S होता है, सॉरी Y इक्वल टू AS होता है ना? हाँ जी। तो 0, 50, 100, उसके बाद क्या होता है? 150, उसके बाद 200। आसान है?
ठीक है, तो ये बन गई आपकी पूरी की पूरी टेबल। सिंपल भाई, इतना समझ में आ गया ना? ठीक, बहुत अच्छे। अब इसके बाद कुछ चीजें सिखानी है जो मैं अभी सिखा रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद चलते हैं आगे। समझ में आया ना? ठीक, तो बेस क्लियर करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 11वीं क्लास के पढ़ के आ चुके हो, मतलब 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ के आ चुके हो। अगर आपने बुक कवर कर ली है तो यहाँ पे मैं बेस क्लियर करवा रहा हूँ, आपको एक बार याद दिला रहा हूँ जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, सुनिए ध्यान से। पहली चीज रिलेशन, पहली चीज क्या? रिलेशन किस किस के बीच में? वाई, सी और एस के बीच में, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के बीच में। मेरे को पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने सिखा रखा है ये सब चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनमें रिलेशन क्या है सुनिए ध्यान से, बना रहा हूं मैं। अगर आपने ऑलरेडी सीख रखी है 12वीं के अंदर तो आपको टेंशन वाली बात नहीं, अगर आपने कर रखा है सारा सिस्टम। शुरू करते हैं भाई। तो आपको मैंने सिखा रखा है, ये होता है y इक्वल टू एस, y इक्वल टू एस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे मैंने सिखाया एस भी और यहां पे मैंने सिखाया वाई भी, दोनों डायग्राम सिखा दिए थे। उसके बाद आती है कंजम्पशन की बारी। तो कंजम्पशन कौन सा होता है? ये होता है कंजम्पशन सी। आसान? ठीक। अच्छा, इसी के ऊपर थोड़ा सा बनता है ऊपर क्या? एडी, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो ये हो गया आपका सी और सेविंग, सेविंग थोड़ा सा नीचे बना देता हूं नेगेटिव वे में। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, बनाना कैसे कंजम्पशन। यहां पे जो काट रहे हैं सी और वाई एक दूसरे को, समझ में आया? ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनकम और कंजम्पशन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं से आपको एक लाइन देनी है, वहीं से आपको क्या देनी है? एक लाइन देनी है। मैं मानता हूं सर आप लड़के हो, ठीक है, हाँ जी, तो लड़के हो, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको भी यहां से लाइन देनी है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, बाकियों को तो आता है, लेकिन सर आपको भी क्या करना पड़ेगा? जहां पे वाई और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से आपको लाइन देनी है नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे सेविंग आप बनानी है, तो सेविंग स्टार्टिंग में क्या होती है आपको पता है? सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। तो उसी तरीके से पहले नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ये बन गई हमारी सेविंग। और जहां पे काट रहे हैं वहीं पे जीरो होनी चाहिए हमारी सेविंग। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, यहां पे इस पॉइंट पे क्या है? वाई और सी बराबर है, और इस पॉइंट पे सेविंग क्या है? जीरो। फिलहाल तो समझिए रिलेशन क्या है इनकम, कंजम्पशन और सेविंग में। तो पहला रिलेशन इस लाइन से पहले वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया देखा है? हाँ जी, यहाँ पे कौन सी लाइन ऊपर है? ये सी वाली लाइन ऊपर है या फिर ये वाई वाली लाइन ऊपर है? अब देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे सी वाली, ये वाली लाइन कौन सी है? सी। और ये लाइन कौन सी है? वाई। तो ऊपर वाली लाइन कौन सी है? यहाँ पे सी है। यानी जब कंजम्पशन ज्यादा होता है किससे? हमारी इनकम से। जब कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर होती है हमारी इनकम से, कंजम्पशन ज्यादा है, यानी हम खा ज्यादा रहे हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे हम 60 और 80 क्वांटिटी खा रहे हैं, 80 रुपए खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी इनकम कितनी है? 0 और 50। तो जब हमारी कंजम्पशन ज्यादा होती है किससे? हमारी इनकम से, तो ऑब्वियसली जो हमारी सेविंग है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तब हमारी सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। आसान है? यानी सेविंग माइनस में होती है। जब हम ज्यादा पैसा खा रहे होते हैं, जैसे हमने कमाए 50 रुपए लेकिन हम खा रहे हैं 80 रुपए, तो कहां से खा रहे होंगे इतना सारा पैसा? 30 रुपए फालतू कहां से खाए? अपनी सेविंग में से निकाल के। तो इसलिए सेविंग क्या हो जाती है हमारी? नेगेटिव। सेविंग हमारी कम होती है। ठीक है, हाँ जी। दूसरा रिलेशन, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, यहाँ पे y और c बराबर है, यानी कि जितना मैं कमा रहा हूं उतना ही मैं खा रहा हूं, जितनी मेरी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। ये देखो ये वाला पॉइंट जहां पे y और c बराबर है, तो यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है 100-100। तो जितना मैं कमा रहा हूं उतना ही मैं खा रहा हूं। तो जब मैं जितना कमा रहा हूं उतना खा रहा हूं, तो मेरे पैसे बचेंगे क्या? नहीं। तो सेविंग क्या हो जाएगी मेरी? 0। देख रहे हो अब इस पॉइंट पे सेविंग क्या है? 0। इससे पहले नेगेटिव थी, लेकिन अब क्या हो गई है? 0। आसान था भाई? ठीक, आगे चलते हैं। यानी जब y ज्यादा होता है किससे? सॉरी उल्टा बोल दिया। जब c ज्यादा होता है किससे? y से, तब सेविंग नेगेटिव होती है। लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं तब सेविंग क्या हो जाती है? 0। लास्ट और तीसरा कंसेप्ट, ये वाला एरिया, जब हमारी इनकम वाली लाइन जो है वो ऊपर चली जाती है और कंजम्पशन वाली लाइन क्या होती है? नीचे। यानी जब इनकम ज्यादा है किससे? कंजम्पशन से। यानी जितना मैं पैसा कमा रहा हूं वो ज्यादा है मेरे कंजम्पशन से, मेरे खर्चे से। तो इस वजह से देखो ये वाला एरिया, जब मेरी इनकम हो गई ज्यादा और मेरा कंजम्पशन क्या हो गया? कम, उस टाइम पे सेविंग क्या होती है? पॉजिटिव। उस टाइम पे सेविंग क्या है? पॉजिटिव। यानी जब इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से, तब सेविंग क्या हो जाती है? पॉजिटिव। इतना सिंपल था भाई, ये रिलेशन था। क्या बोलते हैं? इनकम, कंजम्पशन और सेविंग में। आप चाहो तो चौथा पांचवा और लिख सकते हो, यानी कि y इज इक्वल टू c प्लस एस, यानी कि जो इनकम होती है वो कंजम्पशन प्लस में सेविंग के बराबर होती है। ये फॉर्मूला सिखा रखा था ये रहा। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी आपका एक रिलेशन बन जाएगा, y इज इक्वल टू c प्लस एस। तो ये है रिलेशन किसमें? इनकम, कंजम्पशन और सेविंग में। तो आप चाहो तो टेबल से दिखा सकते हो, जिसमें आपको तीनों टेबल बनानी पड़ेंगी, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग वाली, और चाहो तो आप डायग्राम से दिखा सकते हो रिलेशन बता के। आसान था भाई? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। और सुनिए ध्यान से, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, यानी कि सेविंग 0 है, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन
पॉइंट, आसान है। हिंदी वालों के लिए बोलते हैं इसे लाभालाभ बिंदु, लाभालाभ बिंदु, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। अच्छा फिर ठीक, हाँ जी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल। चलो फिर आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत सारी है, आगे चलता हूं, क्योंकि यहां पे ना रिलेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल रिलेशन नहीं भी पूछे जाएंगे, फिर भी कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई ये चीजें, ठीक है। शुरू करते हैं। यहां पे मैं दिखाऊंगा एडी, एएस, वाई, और मैं दिखाऊंगा भाई सी, कंजम्पशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे दिखाएंगे हम सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बस ठीक है, खत्म हो गया ना ये सारे, ठीक है। चालू करते हैं इनकम। फिर दोबारा से इनकम 0 से चालू होती है और 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे जाती है, तो ये रहा y इक्वल टू AS, याद है 45 डिग्री का एंगल, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ही नहीं कह रहा, ये किंग सर कह रहे हैं, हाँ जी श्योर थे। फिलहाल y इक्वल टू AS। उसके बाद बात आती है कंजम्पशन की। अब ये कंजम्पशन आपको पता ही है, मैं करवा चुका हूं पहले से, ये होता है कंजम्पशन, आसान है, ये क्या है कंजम्पशन। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं क्या? C बार, समझ में? क्या बोलते हैं इसे? C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन, आसान है। अच्छा ये कंजम्पशन निकलता कैसे? अभी अभी फॉर्मूला सिखाया, C बार जमा में BY, आसान है, हाँ जी। तो C बार तो इतना सही होगा, कंजम्पशन इतना सही हो गया, लेकिन ये ऊपर और ज्यादा है ना, वो प्लस में क्या है? वो BY है, यानी कि जो लाइन है वो धीरे धीरे इनकम के साथ साथ ग्रो होती है, समझ रहे हो? ये देखो इतना तो है, ये C बार, ये इतना C बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन फिक्स रहता है ना हमेशा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का कंजम्पशन है वो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मैं अपना कंजम्पशन भी तो बढ़ाते जा रहा हूं ना, तो जिस रेट से मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं वो इनकम के साथ रिलेट करती है। तो ये रहा इनकम, और इनकम के रिलेट में जितना मैंने कंजम्पशन बढ़ाया, इसी वजह से ये जो B है, B मतलब क्या होता है? MPC, समझ में? इनकम का जो पार्ट मैंने बढ़ाया, जैसे MPC मतलब क्या? फॉर्मूला सीखा था ना आपने, MPC का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। तो जितनी मेरी इनकम बढ़ती है उसके रिस्पेक्ट में मैं जितना कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं उसी को बोलते हैं MPC। तो वही मेरी इनकम जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इनकम के रिस्पेक्ट में मैंने जितना भी कंजम्पशन बढ़ाया वो क्या है? ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट, समझ में आया? जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, समझ में आ गया भाई इतना? चलो फिर चालू करते हैं। अच्छा ये मिटो दूं ना ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें, समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है? ठीक है, बहुत अच्छे यार, तुम होनहार तो हो, क्या कहें, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो आपने कंजम्पशन का फॉर्मूला सीख लिया। अच्छा आगे चलते हैं, बात आती है किसकी? बात आती है, अब सीखते हैं भाई एडी का फॉर्मूला। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे कंजम्पशन होता है वैसे ही सेम एडी है, बस थोड़ा सा क्या होता है, इसके पैरेलल होता है, ऊपर होता है। तो ये रहा एडी। एडी कैसे निकाला मैंने? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में M, समझ में आया? एडी का फॉर्मूला पता है ना? हाँ जी, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में M, तो वही लिखा हुआ है मैंने। थोड़ा सा उधर कर दूं भाई, आपको दिख जाए सारी, ताकि आसानी से, ध्यान से भाई मिटो ले भाई, अगर किसी का किसको कट गया हो तो ध्यान से कर लेना अपने आप, ठीक है। चलो फिर दिख रहा है, बहुत अच्छे। अरे एक ही बंदा कितना संभाले सामान। तुम लोग यार जल्दी से करो में, हम भी पैसे वैसे कमाए थोड़ा सा, तो पैसे वैसे कमाए तो आराम से लगे आए बंदे, असिस्टेंट सब चीज हमें कोई संभालनी पड़ती है, समझा करो यार अपने भाई के बारे में भी। फिर हाँ इतना समझ आ गया भाई? हाँ जी। तो C हो गया, AD हो गया है, और Y इक्वल टू AS हो चुका है, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं आगे अगला कंसेप्ट। हाँ भाई श्योर है? चलो भाई, अब पता नहीं है पार्ट कट पाएगा नहीं कट पाएगा, मगर चालू करते हैं फिलहाल, समझिए ध्यान से। तो भाई हमने सीख लिया C क्या होता है और AD क्या होता है, उस हिसाब से सीख लिया, फॉर्मूला हमने बना दिया, और उस हिसाब से सुनिए ध्यान से। ये जो AD है इसके साथ साथ क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और कंजम्पशन है ना, ये सारी चीजें फिलहाल बाद में बताएंगे अभी। चलिए हाँ शुरू करते हैं। ये सब चीजें हो गई, अब समझिए ध्यान से। यहां पे है जो C और Y एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और C और Y इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं से आपको लाइन देनी है। मैं फिर बता दूं भाई, बुरा मत मानना बेशक से, आप लड़के हो, मैं फिर भी बता रहा हूं, आपको भी यहां से लाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आगे चलते हैं। ये क्या है? AD और AS, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो वहां से क्या देनी है आपको? लाइन देनी है डॉटेड में, ठीक है। फिलहाल हाँ डॉटेड में लाइन हो गई। चलो फिर लाइन दे दी आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समझिए। नीचे बना देता हूं मैं इन्वेस्टमेंट, तो ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मैंने I बना दिया। अब रह गया कौन सा डायग्राम? S, सेविंग। तो सेविंग बना लेते हैं। सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है। अच्छा सेविंग जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जानी चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, तो स्टार्टिंग सॉरी मेरी वाली नहीं जा रही। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से यार तुम स्केल रख के बना लोगे ना, ऐसे रख के, अभी फिलहाल कुछ ड्रामा ही हो रहा है। हाँ ठीक है भाई, आगे चले, बढ़िया। तो ऐसे बार बार नहीं बना सकते, मगर वो गलती हो गई थी तो बनाना पड़ गया, समझिए अब ध्यान से। तो आपका लाइन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, तो ये पॉइंट जो बन गया, ये बन गया सेविंग इज इक्वल टू 0 का, और ये बन गया पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू आई का, क्योंकि ये सेविंग है और ये आई है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ मतलब यहीं पे क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर, सिंपल। और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, सेविंग इज इक्वल टू 0 का। और ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे वाई बराबर है किसके, सेविंग के, और यहाँ पे वाई बराबर है किसके, एडी के। वाई कह दो या फिर आप कह दो एएस बराबर है किसके, एडी के। इतना समझ में आ गया, ठीक, चालू करते हैं, समझिए मैं मेन समझाने क्या वाला हूं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको पता है, जहां पे वाई और सेविंग बराबर, वाई और सॉरी माय मिस्टेक, वाई और कंजम्पशन बराबर होता है जहां पे, यानी जितना पैसा मैं कमा रहा हूं उतना पैसा मैं खा ले रहा हूं, यहां पे वाई और कंजम्पशन क्या है, बराबर। वहीं पे सेविंग और चलते हैं, सेविंग क्या होती है उस टाइम पे, 0, सिंपल है। हाँ जी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, अभी सिखाया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, आसान, ठीक। वैसे ही यहां पे एडी और एएस बराबर है, समझिए, एडी और एएस डिमांड और सप्लाई बराबर है। डिमांड और सप्लाई कब बराबर होती है, जब इक्विलिब्रियम होता है, आसान। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया हमारा, इक्विलिब्रियम, EQUI BLRIUM, आसान है, ये बन गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है, वहीं पे आपको दिख रहा है यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, EQUI BLRIUM, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। बस ये मेन चीजें थी जो आपको कंसेप्ट समझाने दे। तो जो सी होता है वो एरा कंजम्पशन, और जो एडी होता है वो सी से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये होता है आपका क्या बोलते हैं, इनकम, या फिर जिसे आप एएस बोलते हो। सेविंग का कर्व ऐसे जाता है, और ये होती है इन्वेस्टमेंट, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, सिंपल है। सेम इसी तरीके से देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे एडी और एएस बराबर है, तो दिख रहा है यहाँ पे एडी और एएस कहां पे बराबर है, ये रहा एडी डायग्राम, ये रहा एएस, कहां पे बराबर है, इस जगह पे देख रहे हो, 200 200 दोनों बराबर है, यानी कि ये पॉइंट क्या बन गया, पूरा पूरा ये बन गया इक्विलिब्रियम। ये क्या बन गया, इक्विलिब्रियम, इसे हिंदी में बोलते हैं संतुलन, तो ये बन गया संतुलन। यहां पे हमारी इकोनॉमी संतुलन में रहेगी, आसान। और मैंने बताया जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बराबर। तो आप देखोगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये रहे, तो ये रहे दोनों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं उस जगह पे, बराबर, आसान भाई। हाँ जी, तो अगर आपको टेबल से बोलना हो, समझाना हो, तो आप ऐसे समझा सकते हो। अगर आपको डायग्राम से समझाना पड़े तो आप इस तरीके से समझा सकते हो, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल था ना भाई। हाँ जी, सबसे मेन टॉपिक क्या सीखा आपने, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में और इक्विलिब्रियम के बारे में, इतना आपने सीख लिया। फिलहाल आगे चलते हैं, इन्हीं के ऊपर कंसेप्ट आते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, वो कह रहा है भैया इक्विलिब्रियम एडी और एएस होता है, ये तो हमने पहले से पता है, डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होती है वो इक्विलिब्रियम होता है, वो पहले से पता है। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला क्या फंडा आ गया वो समझ में नहीं आया। सुनिए, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, कोई ज्यादा तोपची बनने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसान है, समझो। एडी बराबर होता है एएस के, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एडी का फॉर्मूला हमने अभी भी सीखा, क्या होता है, C प्लस आई, तो यहाँ पे लिख दूं C प्लस आई बराबर में एएस क्या होता है, एएस का फॉर्मूला एएस इज इक्वल टू वाई, इतना सिंपल, ठीक। अब C प्लस आई ऐसा कैसे है, सेम ऐसी। वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब होता है C प्लस एक्स, तो वाई को लिखता हूं मैं C प्लस एक्स, और आप देखोगे C से C कट गया, यानी काटिबो, क्या बच गया, वाई इज आई इज इक्वल टू एस, यानी कि आई और एस जहां पे बराबर हैं वहां पे ही एडी और एएस भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एडी एएस और इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम का पॉइंट ही कहलाते हैं, समझ में। हाँ जी, तो जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, बराबर। फिलहाल इसके ऊपर छोटे छोटे कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करवा देता हूं भाई, क्योंकि भगवान की दया से ना आए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आ गए तो फिर तुम मेरे को गालियां दोगे इस वजह से, ठीक है। हाँ जी, कंसेप्ट कर लेते हैं छोटे छोटे। क्या है वो कंसेप्ट, समझिए। पहला है, मैं केस स्टडी बोलता हूं उसे, मैं क्या बोलता हूं, केस स्टडी, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, बात आती है केस स्टडी की। अब केस स्टडी सॉल्व करते हैं। अब यहां पे जो केस स्टडी है वो दो तरीके से आती है, एक तो आती है एडी और एएस वाली, एक आती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली। केस स्टडी क्या आती है, दो तरह की, एक एडी और एएस वाली, एक होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली, ठीक है। अब केस स्टडी समझिए ध्यान से। क्वेश्चन वाला कह रहा है, पहले एडी और एएस कर लेते हैं, दो पार्ट इसके। कह रहा है अगर एडी ज्यादा हो किससे, एएस से, तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे, अगर एडी कम हो एएस से, तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 3 मतलब कि 6 से 7 नंबर आएगा आपको एग्जाम में,
तो आप आराम से सबसे पहले एडी और एएस की डेफिनेशन लिख देना, उनके बारे में बता देना कैसे निकलते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले लिख देना, आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि आपको पता है ये होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है डायग्राम y का, y इज इक्वल टू AS, तो दोनों डायग्राम सेम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बन गया किसका, AD का, AD मतलब C प्लस में I, याद है ना, हाँ जी, C प्लस में I प्लस में G, ओह ठीक है, दिमागदार तो हो आप। ये बन गया आपका कंजम्पशन का, ठीक है, C का, C बार ये रहा, ठीक है, आपने बना दिया। मेन हमें ये होना होता है इक्विलिब्रियम पे जहाँ पे y मतलब AS और AD क्या हो बराबर, कहाँ पे है वो इस पॉइंट पे बराबर है, AD और AS किस पॉइंट पे बराबर है, इस पॉइंट पे बराबर है। इस बार कह रहा है AD जो है वो ज्यादा है, अब AD ज्यादा कहाँ पे होता है, AS से। सुनिए, ये लाइन AS की है और AS वो कह रहा है कम है, तो AS कम कहाँ पे होता है, AD से। तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में y वाली लाइन यानी AS वाली लाइन नीचे है, सप्लाई नीचे है और डिमांड क्या है ऊपर, यानी हम कहाँ पे, इस एरिया में। कितना आउटपुट बन रहा है हमारे देश में, इतना माल, यानी कि इतना ही माल बन रहा है। हमें इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे, यानी कि इक्विलिब्रियम यहीं पे होता है, तो हमें कितना माल बनाना पड़ेगा, इतना आउटपुट बनाना पड़ेगा। तो हमें अपने देश में सप्लाई करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो आप कंक्लूजन में लिख के आ जाना, कंक्लूजन में, निष्कर्ष में लिख के आ जाना कि हमें आउटपुट या फिर अपने देश की जीडीपी वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम क्या पहुंच सकते हैं, इक्विलिब्रियम में पहुंच सकते हैं। आसान भाई, ठीक। सेम इस तरीके का यहाँ पे एडी और एएस के हिसाब से, ये रहा आपका एएस एग्रीगेट सप्लाई और ये आपका एडी है और ये होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, इस बार एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा, तो एडी ज्यादा है मतलब हम इस एरिया में होंगे, यानी हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा होगा, इतना हो रहा होगा, यानी हमें क्या पहुंचना पड़ेगा, इधर पहुंचना पड़ेगा, यानी हम सप्लाई क्या करेंगे, कम। तो यहाँ पे आउटपुट क्या करेंगे, हम कम करेंगे, यानी प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी क्या पे आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब वो कम क्यों करेंगे वो समझिए, बेसिक नॉलेज है भाई, बेसिक नॉलेज है। क्या चीज, समझो ध्यान से, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कम है और ये एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा। हमारी चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है और हम सप्लाई यानी कि माल बेच कम पा रहे हैं, हमें लॉस हो रहा होगा, प्रॉफिट। सुनिए, मांगने वाले बहुत सारे हैं, समझ में आया, लेकिन मैं डिमांड ही क्या कर पा रहा हूँ, किसी चीज की कम कर पा रहा हूँ, तो मेरे को लॉस हो रहा होगा ना, जाहिर सी बात है, मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा। तो इस वजह से मेरे को अपनी सप्लाई करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मैं पहुंच पाऊं, इसलिए मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे बेसिक नॉलेज है भाई, बेसिक समझिए। एग्रीगेट सप्लाई मेरी क्या है, ज्यादा, यानी मैं सप्लाई ज्यादा कर रहा हूँ, माल ज्यादा बेच रहा हूँ, लेकिन डिमांड करने वाले क्या है, बहुत थोड़े से। क्या मेरा ज्यादा माल बिकेगा, नहीं बिकेगा, मेरे को लॉस हो जाएगा और मेरे पास बचेगा अनडिजायर्ड स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो मैंने बेचा ही नहीं, समझा। हाँ जी, मेरे पास, मैंने सप्लाई ज्यादा कर रखी है, माल ज्यादा बेच रहा हूं, लेकिन कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो मेरा क्या सारा माल बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, और मेरे पास बचेगा अनडिजायर्ड स्टॉक। मैंने ऐसा स्टॉक बचा लिया जिसको बचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, समझ में आया, और उस अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, समझ में आ गया। हाँ जी, तो इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना भाई। ठीक, सेम इसी तरीके से भाई सेविंग मतलब और इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक है, कहां पे करूं, मेरे हिसाब से नीचे दिख रहा होगा आपको, आप आराम से समझ लोगे, ठीक है। हाँ जी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है किससे, सेविंग से, तब क्या करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है किससे, सेविंग से, तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे। बहुत सिंपल सर, आपको इस बार बनाना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहती है और सेविंग ऐसा होता है, ये सेविंग कर रहे हैं स्टार्टिंग में नेगेटिव, फिर यहाँ पे आ गया जीरो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जीरो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, पॉजिटिव। सेविंग इन्वेस्टमेंट ऐसी होता है। इस बार क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है सेविंग से, वो कहां पे ज्यादा है, देख रहे हो, इस जगह पे सेविंग नीचे है और इन्वेस्टमेंट ऊपर है, तो इस एरिया में हम यहाँ पे हैं, यानी हम इतना आउटपुट बना रहे हैं, हमें कहां पे पहुंचना है, यहाँ पे, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, ठीक है, यानी कि आउटपुट क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई जैसे यहाँ पे बढ़ाना पड़ा आउटपुट, वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी सेम तरीके से भाई ये रही जीरो एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया जीरो और ये वाई, ठीक है। तो ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट और ये रही हमारी सेविंग। इस बार कह रहा है सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है, हम इस एरिया में हैं, यानी कि कितना माल बना रहे हैं, इतना माल बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, यानी कि कितना माल बनाना पड़ेगा, इतना, तो आउटपुट कम करेंगे। सिंपल तरीके से भाई, आसान है ना। अरे इकोनॉमिक्स को ऐसी मुश्किल बना रखा है यार दुनिया वालों ने, बहुत आसान चीज है यार, ये चीज समझते ही नहीं बंदे फिलहाल। चलो भाई, मैं मानता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से आप कर लोगे। बस यही 4 टाइप हैं, जिस टाइपों में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बस पहचानना पड़ेगा किस तरीके का क्वेश्चन है। अब वो ऐसे भी नहीं देगा कि फद्दू बनाने के लिए वो सिंपल दे दे, ठीक है। हाँ जी, तो सिंपल नहीं देगा, वो कुछ अलग तरीके से, अटपटे तरीके से देगा। जैसे कि वो क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, कैसे वो देगा, जैसे कि वो बोल दिया उसने, हमारे देश में जो इनकम है ना, वो इनकम कमाई जा रही है 2000 रुपए,
इनकम कितनी कमाई जा रही है? 2000। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, समझिए। इनकम कमाई जा रही है 2000 रुपए। सी बार जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो 200 है। और एमपीसी दे रखा है 0.4। आसान है, ठीक है। एमपीसी कितनी है? 0.4। तो वो कह रहा है अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 200। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 200। तो बताइए हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या फिर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है? और अगर नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगी? क्या बोल रहा है वो? ये क्वेश्चन दे दिया। तो बताइए हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या फिर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगी? ठीक है, समझिए ध्यान से। पहले एक बार चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, जहां पे एडी और एएस बराबर होता है, ठीक है ना। और एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, भैया ने सिखाया बेबी, और एएस का फॉर्मूला वाई। अच्छा, सी का फॉर्मूला एक ताजा ताजा आपने सीखा, गरम गरम। देखो ये रहा फॉर्मूला सी का, कंजम्पशन का, ये रहा, देखो दिख रहा है? हाँ जी। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बार जमा में बी वाई, और ये आई तो सेम है, वाई की वाई। ठीक है, चालू करते हैं, वैल्यू पुट करना। वाई मतलब 2000। मैं बता रहा हूं सर, ये जो कंसेप्ट है ये मैंने पहले से ही करवा रखा है। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12वीं क्लास के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सर, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप जाइए वो वीडियो देखिए। आपके बेसिक्स के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, समझ रहे हो? हाँ जी, बस छोटी छोटी वीडियो है, मुश्किल से 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो होंगी, आप जल्दी से जल्दी कवर कर दोगे उसे। और ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा। हाँ, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो प्रैक्टिस कर लेना उसके अच्छी तरीके से। मतलब अगर आप 12वीं का कर लेते हो तो आपका 50% या फिर 60% कवर अप हो जाएगा सारा। बाकी आपके लिए 5-6 वीडियो तो बन ही रही है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। ये आपका छोटा सा कवर करना पड़ेगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये तो आप खाली पढ़ भी लोगे, मतलब वीडियो देख भी लोगे तब भी काम चला जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो करके देखनी पड़ेगी आपको ट्राई, वो सबसे ही चाहिए। मतलब ये वो महासागर है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद तो ये अपर लेवल का चलते जाता है थोड़ा थोड़ा। और अगर आपको पहले से ही आता है तो बेस्ट ऑफ लक सर, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने 12वीं के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान लगा के पढ़ी थी तो चालू करते भाई शान, ठीक है। वरना मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, आप आराम से समझ लोगे। कोई डाउट होता है मेरे को नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, आप वहां पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछिए। हाँ जी, और हमारा जो चैनल है वो विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स है, जिसपे आपको सारी वीडियो ये वाली मिल जाएंगी, ठीक। आगे चालू करते हैं, फिलहाल शुरू करते हैं, बात आती है। हाँ जी, तो y इक्वल टू कितना है? 2000। i मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है उसे? 200। फिलहाल यहाँ पे b और y को मल्टीप्लाई करना है। b मतलब एमपीसी बताया था ना अभी, देखो ये रहा, b मतलब एमपीसी होता है, ठीक है। तो 0.4 को और y को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया? ये हो गया 800, ठीक है। और सी बार कितना है? ये रहा सी बार कितना है? 200। तो ये हो गया 200। तो 800 200 1000 और ये कितना हो गया? ये हो गया 1000 और 200 यानी कितना हो गया? 1200। समझिए, क्या ये बराबर आए? क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर है नहीं। यहाँ पे y की वैल्यू 2000 है, यानी कि एस हमारा एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 2000। हम 2000 माल बेच रहे हैं, लेकिन लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं? खाली 1200 क्वांटिटीज की। कितनी क्वांटिटीज की डिमांड कर रहे हैं? 1200 क्वांटिटीज की। यानी कि डिमांड हमारी क्या है? कम, यानी सप्लाई क्या है? ज्यादा, यानी हमारी डिमांड जो है वो कम है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। अब एग्रीगेट सप्लाई से डिमांड कम हो मतलब ये वाला केस है, समझ, यानी कि हमारी डिमांड कम हो रही है, और जब डिमांड कम होगी यानी हमारा बचेगा, समझ रहे हैं ना। हमने 2000 का क्वांटिटी का माल बनाया था, क्या सारा माल बिका? नहीं बिका, यानी हमारे पास बचे अनडिजायर्ड स्टॉक। और अनडिजायर्ड स्टॉक बचने की वजह से हमें प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, ताकि हम कहां पे पहुंच सके? इक्विलिब्रियम में पहुंच सके। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप इस निकालोगे कि क्या है, हम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और अगर नहीं है इक्विलिब्रियम में तो इसको इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगी ये आपको बताना पड़ेगा। सुना है? इसके अंदर आप एडी की डेफिनेशन, एडीएस की डेफिनेशन, भाई एक्सप्लेनेशन कुछ भी पढ़ सकते हो आराम से। समझ में आ गया भाई? ठीक। अरे यार तुम 30 ईयर में पहुंच चुके हो तो तुम्हें आता होगा एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है ना। हाँ जी, आराम से एक्सप्लेन कर देना, बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके। फिलहाल तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप आराम से कर लोगे। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ 12वीं के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिलहाल आगे चलते करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वापस आते हैं अगले टॉपिक पे। समझिए अब ध्यान से बहुत चीजें जो समझाना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का कर लेते हैं, क्योंकि ये 12वीं लेवल का है। क्योंकि मैंने बहुत सारी, भाई आपकी वीडियो करने से पहले सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो उसके रिसर्च के चक्कर में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब की। तो वो चैप्टर करवा रहे हैं, वो दावा करते हैं कि हम 6 सेमेस्टर का करवा रहे हैं, लेकिन सर वो खाली 12वीं तक का करवा के छोड़ देते हैं, उसके आगे का नहीं बढ़ा पा रहे वो लोग, ठीक है। हाँ जी, तो इस वजह से चालू करते हैं आगे। फिलहाल ठीक है, बात आती है सेकंड सेमेस्टर का। एक चीज है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ लेता है, वो बोल देता है एक्सप्लेन करो या फिर समझाओ ठीक से इस कंसेप्ट को। समझिए,
एक चीज होती है सर, आपने सीखा होगा बचपन में, तो याद हो अगर आपको, एक फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम का, हाँ जी, यहां पे बात करूंगा 3 सेक्टर की, ये भी फिलहाल 2 सेक्टर है, बस ये चीज नहीं है थोड़ी सी जो बताने जा रहा हूं कॉलेज के हिसाब से, ठीक है, 12वीं में आपने नहीं सीखी होगी। आपको पता है AD इक्वल टू AS होता है, ठीक, AD का फॉर्मूला क्या होता है, AD का फॉर्मूला होता है C प्लस I और AS का फॉर्मूला होता है Y, ठीक है ना। अच्छा, C का फॉर्मूला C बार जमा में BY, जमा में I तो लिखा हुआ है बराबर में Y, इतना पहले से सीख चुके हो। 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता इतना है क्योंकि C होता है और I होता है, I मतलब इन्वेस्टमेंट, और आपको पता होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट में लेके चल रहा हूं वो हमेशा फिक्स होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आई बार में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सेम ही होते। तो मैं आई बोलूं चाहे मैं आई बार बोलूं, बात एक ही होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर आप इन्वेस्टमेंट बोलो, एक ही बात है, समझिए ध्यान से। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, फिक्स रहते हैं। हाँ जी, तो सी बार भी कांस्टेंट है और आई बार भी कांस्टेंट है। सी बार कैसे, ये आपने सीखा था सी का फॉर्मूला, लेकिन सी बार क्या था, बस ये पॉइंट स्टार्टिंग वाला, यानी कि ये था सी बार। तो सी बार भी कांस्टेंट है और ये आई बार भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है ना। तो अब से जो भी चीज में कांस्टेंट होगी उसको मैं बोल दूंगा ए, कांस्टेंट जो भी होगी उसको बोलूंगा ए। ए क्या बोलता है, कांस्टेंट वाली वैल्यू, चाहे वो सी बार हो, चाहे वो आई बार हो, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट हो, वो सारी चीजें मैं क्या क्या बोल दूंगा उसे ए। आसान है, तो कांस्टेंट मतलब ए, ठीक। तो ये देखो आई और सी बार, इसको एक बार अलग कर लेते हैं। तो ये आई और सी बार जोड़ दिया मैंने आपस में, तो ये बन गया ए, इन दोनों जोड़ गए, सी बार और आई बार को जोड़ गए, ठीक है, ये बन गया ए, कांस्टेंट है ना। चलो ए बार बोल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ए बार ही क्या है, कांस्टेंट, ठीक। प्लस में क्या बच गया, बी वाई बराबर में वाई, सिंपल था, ठीक। अब समझिए ध्यान से यहां पे, अच्छा वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन वो बोलेगा प्रूव करो y इज इक्वल टू ए बार अपॉन में 1 माइनस में MPC होता है, ठीक है। वो ये प्रूव करने के लिए बोलेगा आपसे एग्जाम में, प्रूव करो y इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस में MPC होता है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, तो यहां पे ये चीज बन चुकी है। अब हमें y जो है ना बार बार नहीं चाहिए, हमें y बस एक ही बार चाहिए, तो y वाली रकम को पहले उधर ले जाते हैं। तो y इधर प्लस का है, by इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। यहां पे बच गया a बार जमा में y माइनस में by, इतना सिंपल, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे को दिख रहा है इन दोनों में से y कॉमन आ गया, तो मैंने y कॉमन ले लिया बाहर, यहां पे बच गया 1 माइनस में b, ठीक है। हाँ जी, और ये जो 1 माइनस में b है ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया a बार अपॉन में 1 माइनस में b, और ये हो गया y, आसान है। और b मतलब मैंने बताया था, b मतलब क्या होता है MPC, तो बस a बार अपॉन में 1 माइनस में MPC बराबर में y, जो प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। इतना सिंपल है, कोई डाउट्स तो नहीं ना, आसान है, बहुत अच्छे यार, तुम होशियार तो हो, ठीक है। हाँ जी, तो आप आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है AD इज इक्वल टू AS, इतना सिंपल, ठीक। इसका फॉर्मूला AD का 3 सेक्टर इकोनॉमी में C प्लस I प्लस G, क्योंकि 3 सेक्टर इकोनॉमी है, AD का फॉर्मूला मैंने अभी भी सिखाया, ये रहा C प्लस I प्लस G, 3 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, बराबर में AS इज इक्वल टू Y, सिंपल था, ठीक। और C का फॉर्मूला C बार जमा में BY, I का फॉर्मूला I बार, G का फॉर्मूला G बार बराबर में Y, आसान है। और जितने भी इस बार कांस्टेंट हैं मैं उनको क्या मान लूंगा, A बार जमा में ये हो गया BY बराबर में Y, आसान। बस समझिए ध्यान से, यहां पे इसके आगे बनते हैं अब 2 केस, यहां पे इसके आगे बनते हैं अब 2 केस। 2 केस कौन से, एक तो वो केस जहां पे जो टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात आ गई, ठीक है। किसकी बात आ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। और गवर्नमेंट के हिसाब से जब गवर्नमेंट आती है देश के अंदर, तो वो इनकम में से टैक्स भी काटती है। तो हमारी जो इनकम है, ये जो वाई है, वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल भाई, हमारी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इनकम कम होने वाली बात है, मतलब कि ये तो लफड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, फिलहाल अभी बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा समझिए ध्यान से, एक तो 2 तरीके हैं, एक तो टैक्स होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, एक टैक्स क्या होता है कांस्टेंट। एक होता है टैक्स जो एक कटता है, एक होता है प्रोपोर्शनेट,
प्रोपोर्शनेट। अब समझिए टैक्स दो तरीके से कटता है, आपने बचपन में सीखा होगा टैक्स के बारे में। जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। उसी के साथ साथ दो तरह के टैक्स हैं, और एक होता है प्रोग्रेसिव। एक कौन सा टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स जो इनकम के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। आसान है? वो टैक्स जो इनकम के साथ साथ बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं भाई? प्रोग्रेसिव टैक्स। और जो टैक्स जो है वो फिक्स रहता है उसे क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। तो यहां पे एक टैक्स है कांस्टेंट रिग्रेसिव जिसे बोलते हैं, और एक है प्रोग्रेसिव। आसान? तो दो तरह के टैक्स हैं। अगर जो कांस्टेंट टैक्स रहता है वो तो फिक्स ही है, अगर वो कांस्टेंट है तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा? वो ऑटोनोमस के साथ जुड़ जाएगा। मतलब जो ऑटोनोमस है सारी वैल्यू उनके साथ जुड़ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि वो, ठीक है। तो मतलब यही फॉर्मूला बनेगा उस केस में, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा? a बार जमा में by बराबर में y, y मतलब as। आसान है? या फिर आप ad बोल सकते हो, बात है वही है, सिंपल है। और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, वही लिखता हूं मैं y, ठीक है। हाँ जी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी a बार बराबर में y माइनस में by, और कॉमन लेने के बाद ये बच गया a बार अपॉन में ये हो गया 1 माइनस में b बराबर में y, ठीक है भाई। ये तो वही बन जाएगा जो आपने पहले ही सीखा था। अगर टैक्स क्या है? कांस्टेंट है। कई बार क्या होता है टैक्स कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि इनकम में से आपका कटता है टैक्स, ठीक है, और वो भी अलग अलग लेवल पे। अलग लेवल पे मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपका टैक्स कटेगा। तो टैक्स कैसे निकाला जाए? टैक्स करता है, सुनिए, इनकम में से माइनस करते हैं इनकम के प्रोपोर्शनेट में टैक्स, यानी y के हिसाब से ही क्या करता है हमारा? टैक्स करता है। आसान? इनकम में से माइनस करते हैं इनकम के प्रोपोर्शनेट का टैक्स। तो बस इनमें से इनकम कॉमन ले ली, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया? y 1 माइनस में ये हो गया टैक्स। तो जो इनकम के हिसाब से जो टैक्स करता है वो ये वाला होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी। तो ये होता है टैक्स। ये क्या है? टैक्स, इतना लगेगा। और ये आपकी इनकम। तो जो आपके इनकम आती है जिसे बोलते हैं YD, इसे बोलते हैं क्या? YD। YD मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, यानी जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली इनकम होती है जो लोग खाते हैं उसके हिसाब से अगर टैक्स करता है। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? 1 माइनस में टैक्स करके। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा a बार जमा में b मतलब MPC, वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ 1 माइनस में टैक्स भी आ जाएगा, क्योंकि टैक्स भी पे करना पड़ रहा है ना, किसके हिसाब से? इनकम के हिसाब से। तो ये जो इनकम थी अब आ जाएगी इज इक्वल टू में 5। बस ये जो चीज है ये क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है वो इनकम के हिसाब से लगता है, यानी कि इनकम के प्रोपोर्शन में। अगर इनकम कम है तो टैक्स कम, अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा। सिंपल है? अब समझिए फॉर एग्जांपल, आप समझ रहे हो भैया, शायद गलत हो सकता है तो समझो, सिंपल सा है। मान लो मैंने 100 रुपए इनकम कमाई, ठीक है, और मेरा टैक्स लग गया कितना? 20%। कितना टैक्स लग गया? 20%। तो समझिए आप ध्यान से, क्या वैल्यू बचेगी? मेरी इनकम वहां पे कितनी लिखी जाएगी? समझो, ये होता है 1 माइनस में टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम, ठीक है। तो मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपए। अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू में इनकम नहीं होता, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी इस तरीके से। तो इनकम मेरी 100 थी, तो 100 इंटू में 1 माइनस में 20% है ना, 20% किसका? इनकम का ही। तो इनकम का 20% कितना हो गया? 20 रुपए। तो 1 माइनस में ये क्या हो गया? सॉरी 20% है, 20% मतलब ऐसा, ठीक है। हाँ जी, तो टैक्स हो गया 20%। तो अब सॉल्व करना चालू करते हैं फटाफट से। तो ये हो गया सॉल्व, तो फिर ये हो गया 100 माइनस में 20, एलसीएम लेके कर रहा हूं मैं, दोनों का एलसीएम ले लिया, इसके जो सीधा एलसीएम लिया तो नीचे आ गया 100, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 100 में से 20 गया, ये हो गया 80 बटे में 100 इंटू में 100, और 100 से 100 कट गया, क्या बच गया? इनकम। यानी कि अगर 20% टैक्स हुआ तो 100 में से 20% टैक्स में चला गया, बाकी जो बच गया 80 रुपए, वो देखो ये रहा इनकम। इसमें तो इस तरीके से मान लेते हैं, एक बार करते हैं, समझते हैं ध्यान से। मेरी इनकम है, मान लेते हैं कितनी? 100 रुपए, 100 रुपए नहीं 1000 रुपए, और मेरा टैक्स इस बार कटता है 30%। तो अगर 30% टैक्स कट रहा है तो मेरी इनकम कितनी बचेगी वो कैसे निकालूं? तो YD कैसे निकलेगा? YD का फॉर्मूला 1 माइनस में टैक्स और ये y इंटू में हो जाएगा y, तो आपका आ जाएगा YD, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, यानी कितनी इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांट सकते हो, खा सकते हो। तो बस सॉल्व करते हैं। 1 माइनस में टैक्स कितना है? 30%, 30% मतलब ये, और इंटू में क्या हो जाएगा? 1000। बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ये हो गया 70 अपॉन में 100 और इंटू में 1000, और 2 0 से 2 0 गई, और ये हो गया 700। तो आपका आ गया 700 डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। आसान था भाई। फिलहाल आगे शुरू करें, समझिए आप ध्यान से। ये चीज हो गई है, क्या बोलते हैं, टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है। फिलहाल अब चालू करते हैं। ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी यहाँ पे a बार की वैल्यू क्या बच गई? ये बच गई y माइनस में b, 1 माइनस में टैक्स
इनकम, और दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनकम कॉमन आ रहा है, तो y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस में b और 1 माइनस में टैक्स, ठीक है इतना, हाँ जी, और उसके बाद ये इधर कांस्टेंट है, अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a बार अपॉन में 1 माइनस में b और 1 माइनस में टैक्स बराबर में इनकम। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इनकम का या फिर एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का, जब क्या बोलते हैं आपका जो टैक्स हो वो कौन सा टैक्स हो, प्रोग्रेसिव टैक्स हो। अगर रिग्रेसिव है तब तो आप सिंपल से ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव टैक्स है तब आपका फॉर्मूला बनेगा इक्विलिब्रियम का कौन सा, ये वाला। अब इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन देगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे, बुक में से ही उठा रखे मैंने कुछ क्वेश्चन, तो भाई आप देख लेना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत ज्यादा बार, ठीक है, समझिए ध्यान से। वो कैसे टैक्स देगा, वो देगा कैलकुलेट करने के लिए, जैसे वो बोलेगा ऑटोनोमस, अरे यार थोड़ा छोटा सा लिख देता ना, हाँ जी, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है 200 रुपए, गवर्नमेंट ने टैक्स काटा कितने रुपए, 100 रुपए, उसके बाद क्या रहा है, क्या बताऊं, एक दे रखा है एमपीसी, एमपीसी है 0.6, ठीक है, हाँ जी, वो बोलेगा हमारे देश की नेशनल इनकम निकालिए, कैलकुलेट करिए देश की नेशनल इनकम, और इन्वेस्टमेंट भी दे देगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 200 रुपए, समझ में आया, हाँ जी, इस तरीके से। तो आप तो चाहे या तो पुराने वाले तरीके लगा लो, लेकिन वो बच्चों वाले लगते हैं, आप ये वाले लगाओ तो ज्यादा बेटर लगता है। सुनिए ध्यान से, इस बार टैक्स का कोई परसेंटेज दे रखा है नहीं, उन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने टैक्स कितना काटा है, 100 रुपए। अब ये जो टैक्स है 100 रुपए जो काटा है, ये तो फिक्स्ड टैक्स हो गया ना, ये कोई वैसा टैक्स नहीं है कि इनकम के साथ बढ़ रहा है। अगर वो परसेंटेज में देता जैसे 20%, 30%, तब ये होता कि इनकम के साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फिक्स अमाउंट बोल दिया कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स काटा है, 100 रुपए या फिर 200 रुपए, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब जब कांस्टेंट हो गया तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लगाते हैं एक बार, तो a बार जमा में y इक्वल टू अपॉन में 1 माइनस में b। अब समझिए, a बार मतलब कांस्टेंट, कौन सा वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक ये और एक ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो 200, 200, 400 और एक 500, तो ऊपर आ गया 500 अपॉन में 1 माइनस में b की वैल्यू कितनी है 0.6, 1 माइनस में होगा, हाँ जी, तो बराबर में आ जाएगा हमारा y मतलब नेशनल इनकम, जो उसने बोली है निकालने के लिए, हाँ जी वही निकालना है ना नेशनल इनकम। तो चलो कर देते हैं, तो ये हो गया 500 अपॉन में 0.4 और 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, ये हो गया यहाँ जी 5000, 5000 का आधा हो गया 2500, 2500 का 1250, तो आपकी इनकम हो गई 1250 रुपए। सिंपल भाई। तो इस तरीके से आपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ली। हाँ, अगर यहीं पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर यहीं पे दे रखा होगा क्या इनकम दे रखी है, अगर ये वाला क्वेश्चन है, सी बार आपको दे रखा है 200 और गवर्नमेंट का टैक्स दे रखा है जो कि है 20%, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो कि है 400 रुपए, और उसके बाद दे रखा है क्या चीज दे दूं, हाँ जी आपको दे रखा है एमपीएस, कितना एमपीएस दे रखा है 0. कितना दूं 4 ही मान लेते हैं 0.4, ठीक है। तो वो कह रहा है आप निकालिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कितनी होगी, ठीक है। बहुत आसान है भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी, तो नोट कर लिया करो, अगर नोट ना किया हो तो तुमने। चल करते हैं, समझिए ध्यान से, अगर आपको इतना सब कुछ दे रखा है तो चल करते हैं। अब इसमें देखिए जो टैक्स है वो क्या है 20% है, यानी कि टैक्स जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, और जितनी कम इनकम होगी उतना टैक्स कम लगेगा, है ना। अमाउंट अलग लगाएंगे ना भाई, तो इस टाइम पे आपको जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स के हिसाब से। तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए बार अपॉन में 1 माइनस में बी, 1 माइनस में टैक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इनकम, यानी कि नेशनल इनकम जिसे बोलते हैं, निकालते हैं फटाफट से। तो ए बार कितना दे रखा है आपको, देखिए कांस्टेंट होता है ना ए बार, और कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी होती है बताया, तो ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट होती हैं। तो सी बार ये हो गया आई, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो अब तो चेंज होने वाला है, तो अब ये नहीं लेना, तो 200 और 400 कितना हो गया 600, तो ये हो गया ऊपर कितना 600, ऊपर कितना आ गया 600। फिर उसके बाद अपॉन में 200 और 400 कितना हो गया, हाँ जी ओ एक सेकेंड, ठीक सही है, हाँ जी 200 और 400 कितना हो गया 600, तो ऊपर आ गया 600। 1 माइनस में बी मतलब कितना है 0.4, एक सेकंड ये एमपीएस है, एमपीएस याद है, एमपीसी निकालना होता है। मैं यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती है एमपीसी होती है ना, तो एमपीएस से एमपीसी कैसे निकालें, आपको फॉर्मूला पता होगा, एमपीएस प्लस में एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 0.4 है एमपीएस, तो एमपीएस 0.4 प्लस में एमपीसी इज इक्वल टू 1, और ये जाके माइनस हो गया, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, तो बस यहाँ पे 0.6 आ गया। 1 माइनस में टैक्स करना है, अब टैक्स किसका निकालेंगे 20%, तो यहाँ पे रख देंगे 20%, 20 बटे में 100, सिंपल ना भाई। हाँ जी, बराबर में आपका क्या हो गया इनकम, और इसको सॉल्व कर दोगे तो फिर आपका आ गया, ये हो गया कितना, ये हो गया 80 अपॉन में 100, और इनटू में कितना है 0.6 माइनस में 1,
ठीक है, और अपोन में कितना हो जाएगा, मतलब ऊपर आ गया 600, ये अलग है, ठीक है भाई। हाँ जी, फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, पॉइंट हटेगा और नीचे आ जाएगा 0, ठीक है, पॉइंट हटा और 0 आ गया, तो ये 6 हो गया, मतलब 1000 और 80 से, अरे यार सॉल्व भी तो करना है, करके दिखाऊं क्या, चलो फिर ठीक है कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया 0.6, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 कहाँ बोल रहा हूँ, 8 5 48 48, तो ये हो गया 600 बटे में 1 माइनस में 8 6 48, यानी कि 480 बटे में कितना हो गया 1000 यानी कि 0.48 और ये हो गया 600 अपॉन में 1 माइनस में 0.48, ठीक है, और 0.48 को माइनस कर दिया, मतलब 5 को माइनस कर दिया तो 5 बचे 5.2, यानी 600 बटे में 0.52 बराबर में इनकम। आप इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल था भाई। हाँ जी, तो आगे चलते हैं, वापस आते हैं अगले टॉपिक पर, समझिए। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं, लास्ट टॉपिक आता है आपका, क्या सॉल्व करना है आपको, इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। हाँ जी, इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इक्विलिब्रियम सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए दो फेज, सर इक्विलिब्रियम के दो फेज होते हैं, इकोनॉमी दो तरीके से होती है, एक होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है इन्फ्लेशन, और एक होता है डिफ्लेशन। इकोनॉमी के दो फेज है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब मंदी, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब महंगाई कब होती है ये बात आपको पता होगा, ठीक है, जब देश में ज्यादा, मतलब आप खुद सोचो महंगाई कब होगी, जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा कम पैसा होगा। वो कह रहा है भैया महंगाई तब होती है जब हमारे पास कम पैसा होता है, ठीक है, चलो ठीक है मान लेते हैं। डिफ्लेशन कब होगा, जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा या कम होगा। मंदी कब होती है, जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है कम होता है। वो कह रहा है भैया डिफ्लेशन मंदी भी तभी होती है जब पैसा कम होता है हमारे पास। भाई मैं मानता हूं कि आप गरीब हो तो इस वजह से सोचते हैं हमारे पास पैसा कम ही होता है, मतलब देश में चाहे महंगाई हो चाहे मंदी हो आपके पास पैसा कम ही होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं चलता ना कि देश में चाहे महंगाई हो चाहे मंदी हो आपके पास पैसा हमेशा कम होगा, नहीं जी ऐसी बात नहीं है। महंगाई तब होती है जब आपके पास पैसा क्या होता है ज्यादा, और मंदी तब होती है जब आपके पास पैसा क्या होता है कम। कह रहा है क्या फुद्दू बना रहे हैं, महंगाई में हमारे पास पैसा ज्यादा होता है, मेरे पास तो कभी नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल है, एक गांव है, गांव में मान लो मैं ही एक इंसान हूं जो क्या बोलते हैं भैंस का दूध बेचता है, यानी मैं दूध बेचता हूं पूरे गांव में, और मेरे अलावा आसपास के गांव में भी कोई इंसान नहीं है। और जो मेरी भैंस है वो एक दिन में बस 1 किलो ही दूध देती है, मेरी भैंस एक दिन में 1 किलो ही दूध देती है। सिंपल है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अब पूरे गांव में हर एक इंसान ना 10 रुपए कमाता है, हर महीने कितने कमाता है 10-10 रुपए, हर एक इंसान महीने में 10 रुपए कमाता है बस। सिंपल है, ठीक है। बस एक ही इंसान है जो कि आप कमाते हो महीने के 1 करोड़ रुपए। कितने रुपए, महीने के 1 करोड़। तो मेरा जो वो भैंस है उसका दूध जो है वो कौन खरीद पाएगा, क्या सब कोई हर कोई खरीद पाएगा, नहीं, केवल आप ही खरीद पाओगे, क्योंकि मेरी भैंस खाली 1 किलो दूध दे रही है और आप करोड़ों रुपए कमाते हो तो केवल आप खरीदोगे। आसान है, ठीक है। तो मैं अपना प्राइस वही रखूंगा 100-200 के आसपास, क्योंकि आप खरीद रहे हो खाली आप, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया दूध खरीदने से मेरा तो वेस्ट हो जाएगा, मेरे को पैसे ही नहीं मिलेंगे। सिंपल है ना, ठीक। अब समझिए ध्यान से, तो मतलब एक इंसान को बेचूंगा, मतलब मेरा रेट उतना ही है। अब सोचिए, अब देश में क्या हो गया एकदम से ना, हर किसी की इनकम 1-1 करोड़ रुपए हो गई। हर कोई इंसान क्या कर रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, हर कोई इंसान 1-1 करोड़ रुपए कमा रहा है, आपके जैसे ही कमा रहा है। सिंपल है, ठीक है। अब वो जो मेरी भैंस का दूध है वो कौन कौन खरीद पाएगा, आप भी खरीद सकते हो, और देश में जितने भी इंसान हैं, घर में जितने भी लोग हैं वो सब खरीद सकते हैं। तो बोलेंगे अब तो पैसा मेरे पास भी आ गया, तो मैं भी दूध पीऊंगा, पौष्टिक चीज, प्रोटीन चाहिए मेरे को भी, है ना। मैं तो हर कोई डिमांड करेगा चीजों की, और भाई जैसे ही डिमांड करेंगे तो मैं सोचूंगा पहले तो एक ही खरीदने वाला, अब तो बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो मैं क्यों ना उसको भी बेचूं, उसको भी बेचूं। तो मैं बोलता हूँ 200 रुपए की चीज है, आप खरीदना चाहोगे, वो बोलता है हाँ मैं खरीद रहा हूँ। तो वो बोलेगा भाई मैं तेरे को 200 रुपए दे रहा हूँ, मतलब 400 रुपए दे रहा हूँ उसकी जगह, तो अब मेरे को बेच दे, तो मैं उसको बेचने जाऊंगा। वो बोलेगा मेरे पास 1000 रुपए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, नहीं ये तो मामूली बात होती है इनके लिए। सिंपल है, तो वो लोग क्या कर देंगे, मेरे प्राइस बढ़ाते जाएंगे मेरी चीजों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चीजें क्या होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, मतलब देश में क्या हो रही है, महंगाई। वो भी कब, जब इन लोगों के पास कम पैसा था या इन लोगों के पास ज्यादा पैसा आया, जब इनके पास ज्यादा पैसा आया। तो जब देश में पैसा ज्यादा होता है लोगों के पास, तब देश में क्या होती है, महंगाई। और जब देश में लोगों के पास कम पैसा होता है तब देश में क्या चल रही होती है, मंदी, मतलब कोई खरीद रहा ही नहीं होता उस चीजों को, इसमें प्राइस कम करने पड़ते हैं। इतना समझ गया ना। तो इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा क्या होता है, कम होता है। अब इसी इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को हमें ठीक करना है, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं, समझिए ध्यान से। अब देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए ना 2 तरीके हैं गवर्नमेंट के पास। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए 2 तरीके हैं।
ठीक है। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म, और दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म। ठीक है, अब समझिए, गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं ठीक करने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, मॉनेटरी रिफॉर्म और रिफॉर्म लिखना है ना, क्या लिख दिया ये REFORM, ठीक है, मॉनेटरी रिफॉर्म और फिस्कल रिफॉर्म। अब समझिए, ये जो चीज है ना मॉनेटरी रिफॉर्म, आपने बचपन में अच्छे तरीके से सीखा होगा, याद है जब आप 12वीं क्लास में थे आपने सीखा होगा कुछ CRR SLR। अगर आपने नहीं सीखी है सर मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके सीख के आइए। सॉरी, हाँ जी अलग हो गया, तो प्लीज जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके सीख के आओ फटाफट से। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सच में मैक्रोइकोनॉमिक्स का, वहां पे CRR SLR सबके बारे में सिखा रखा है और अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो मॉनेटरी रिफॉर्म जो आपके CRR SLR से महंगाई मंदी को कैसे ठीक करती है, हाँ जी, बेसिकली इसे गवर्नमेंट ठीक नहीं करती, उसे ठीक करती है RBI, और वो मैंने सिखा रखा है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी देखा, जो आपकी बुक है ना 6 सेमेस्टर की, वहां पे भी देखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद बात आती है फिस्कल रिफॉर्म। क्योंकि जिसने भाई मैं बता रहा था ना, जिसने 12वीं नहीं पढ़ी ना भाई, सच बता रहा हूं क्या कर रहे हो तुम यार, 12वीं तो 11वीं 12वीं तो मैंने होती है, तुम वही नहीं पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, चालू करते हैं, अगर आप भूल चुके तो एक बार रिवीजन कर लोगे आपका हो जाएगा। बात आती है फिस्कल रिफॉर्म, क्या आती है फिस्कल रिफॉर्म। भाई जितनी भी ज्यादा वीडियो आपको खाली 51 तक पढ़नी है, उसके आगे का सिलेबस में आपके है ही नहीं। ठीक है, 51 जो वीडियो है वहां तक अगर आप कवर कर लोगे तो सारे तो आपका बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसके पहले वाले जो थी ना वो भी कल सारे कवर हो चुके होंगे आपके लिए। फिलहाल बात आती है फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म क्या होती है, ऐसे रिफॉर्म होते हैं जिसे गवर्नमेंट करती है, और फिस्कल रिफॉर्म में आते हैं कुछ टॉपिक जैसे कि टैक्स, जैसे कि सब्सिडी, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ज्यादातर आपको ये पढ़ाए के नहीं गए थे, क्यों? क्योंकि वो इस बार आते हैं, टैक्स, सब्सिडी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसके थ्रू अब गवर्नमेंट महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है वो सीखना है। आपको पता है इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए कहां पे जाना होता है, ये होता है y = AS, ये होता है हमारा AD। लेकिन ये जो AD होता है वो निकलता है कैसे, ये निकलता है C+I+G, ऐसे ना 3 सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन हमें जाना है इस जगह पे, इस एक्चुअल AD पे, AD डैश जिसे बोलते हैं, यानी कि ये कैसे है, ये है डेल्टा A के साथ, यानी कि जो ऑटोनोमस में चेंज होता है। ये तो सारे ऑटोनोमस वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे मैंने C बार ले रखा है, यहाँ पे मैंने I ले रखा है, I बार, यहाँ पे मैंने G बार ले रखा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में हल्का सा भी चेंज हो गया तो AD तो बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, सिंपल है ना। तो इसको बचपन में हम बोलते थे ADF, क्या बोलते थे ADF, जहां पे हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और हम इसको बोलते थे ADU, AD अंडर यूटिलाइजेशन पे, या फिर सॉरी उल्टा हो गया, हाँ जी, ये होता है ADE एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ये फुल यूटिलाइजेशन वाला होता है। ठीक है, फिलहाल समझिए हमारी इकोनॉमी अभी फिलहाल इस पे है, इस इक्विलिब्रियम पे जहां पे AD और AS बराबर है। ठीक है, ये नकली वाला इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या चलती है अभी, महंगाई। हाँ, वो केस भी हो सकता है, वो कुछ इस तरीके का केस होगा जब ADF ये वाला होगा, ADF ये वाला होगा, और ये होगा हमारा ADU। ठीक है, मंदी वाला केस, जब क्या बोलते हैं हमें कहां पे आना हो, नीचे। अभी डिमांड हमारी क्या हो रखी है, बढ़ रखी है। अभी हमारी डिमांड क्या हो रखी है, बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो रखी होगी, कम हो रखी होगी। तो उसको वापस कैसे बढ़ाया जाए वो चीजें हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, शुरू करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, हमारी डिमांड क्या हो रखी है, बढ़ रखी है, और हमें कहां पे जाना है, इक्विलिब्रियम पे जाना है। तो सीधी बात है, हमें वहां पे पहुंचने के लिए क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और हमें नीचे आने के लिए वापस क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब लेकिन ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ाएंगे किस तरीके से और घटाएंगे किस तरीके से, वो इन 3 तरीकों से। पहला, टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना, अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लो देश में चल रही है महंगाई, देश में क्या चल रही है, महंगाई। महंगाई में लोगों के पास पैसा क्या होता है, ज्यादा होते हैं, लोगों के पास पैसे क्या होते हैं, ज्यादा। तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट। महंगाई कंट्रोल कब होगी, जब उनका पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जनता का पैसा। तो गवर्नमेंट करती है ज्यादा टैक्स लगाती है। टैक्स क्या, इन्फ्लेशन में, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन्फ्लेशन, और यहां पे डिफ्लेशन। तो टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे ज्यादा लगाती है महंगाई के टाइम पे, ताकि ज्यादा गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे तो लोगों का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जब डिफ्लेशन होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स को कम कर देती है, ताकि लोगों से पैसा ना लिया जाए, वो खर्चा करें बल्कि। ठीक है, और खर्चा करेंगे तो देश की इकोनॉमी में पैसा आएगा। सिंपल बात है ना। सेम इसी तरीके से अब देख लो, मतलब यहाँ पे क्या है, महंगाई है,
यहाँ पे क्या है, महंगाई। हमारा एडी यहाँ पे है, हमें कहाँ पे पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, मतलब एडी ऊपर जा चुका है, डिमांड हमारी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बढ़ा देती है टैक्स। और जब टैक्स मतलब वही मैंने बताया ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो टैक्स है इनमें चेंज कर देती है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। और जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो हमारी टैक्स बढ़ाने की वजह से हमको यहाँ पे पहुंचना होता है। तो एडी जो होता है वो यहाँ से हटके कहाँ पे आता है, इस जगह पे, और इसकी वजह से हमारे देश में आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सिंपल बात है ना, हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से। तो इन्फ्लेशन में, महंगाई में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, जिससे उनका पैसा क्या होता है, पैसा कम हो जाता है उनके पास, और जितना भी पैसा उनके पास कम होता है, जिससे क्या होती है, महंगाई कंट्रोल हो जाती है। सेम इस तरीके से सब्सिडी मतलब जो गवर्नमेंट छूट देती है। अगर देश में महंगाई है, लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट छूट क्या कर देती है, कम कर देती है। आपने देखा होगा अभी देश में हाल ही में क्या चल रही है, महंगाई। आप देख रहे हो हर एक चीज महंगी होती जा रही है ना भाई। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा बहुत सारा है, और जब लोगों के पास पैसा बहुत सारा होता है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है और सब्सिडी क्या कर देती है, कम कर देती है। जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट, बाकी चीजों, बिजली पे सब्सिडी नहीं देगी, तो इस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी देना क्या कर देती है, कम कर देती है। और जब देश में मंदी होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तब गवर्नमेंट उनको ज्यादा सब्सिडी देती है ताकि वो और ज्यादा खर्चा करे। समझ में आया? ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है, स्कूल कॉलेज इन सबको बनाने पे। और जब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बनाएगी तो देश में पैसा आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए नहीं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन के टाइम पे, महंगाई के टाइम पे कम कर देती है, ताकि लोगों के पास पैसा जो होगा वो क्या हो जाए। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो स्कूल कॉलेज नहीं बनेंगे, और जब स्कूल कॉलेज नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, तो जो वो होंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, वो लोग बनाएंगे अपना स्कूल कॉलेज, और जब स्कूल कॉलेज वो लोग बनाएंगे तो उनका पैसा क्या होगा, कम हो गया। ठीक है भाई। हाँ जी। वैसे डिफ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, मंदी है ना देश में, पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, यानी स्कूल कॉलेज बनवाती है, ताकि जिससे लोगों को इनकम मिले, और इनकम से देश में क्या होगा, पैसा आएगा, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्या होता है, फिस्कल रिफॉर्म के अंदर। सिंपल बात थी। यहां पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर, जिसका नाम था इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि 2 सेक्टर में और 3 सेक्टर में आप इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचोगे। सिंपल बात है भाई। ठीक। अच्छा भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ जी, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और भाई हाँ, एक चीज और, मेरा जो चैनल है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, या फिर आपको चैनल ही दिख रहा होगा। ठीक है भाई। हाँ जी, ताकि आप क्या बोलते हैं, आराम से और भी क्लासेस ले पाओ। ठीक है। फिलहाल तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।